हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एनालिटिकल टेक्निक के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक और वहाँ पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दे आर वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि सैम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, उसमें सैम्पल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका। इसके अलावा किस तरीके से उसके जो पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट के, वो काम कर रहे हैं, और वैक्यूम क्यों क्रिएट होता है, गोल्ड कोटिंग हम क्यों करते हैं, क्यों सैम में एक पर्टिकुलर कलर की या ग्रे स्केल पे इमेज आती है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे केटर हो जाएंगे आपके इस वीडियो में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको सेम के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। सो स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ना, एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है। यानी जब हमें किसी भी एनालाइट को, किसी भी चीज़ को जानना है, देखना है, नैनो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो हम किसी चीज़ को जानना है या देखना है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है। जैसे इससे पहले हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी पढ़ा था। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में क्या था कि विजिबल लाइट यूज़ हो रही थी, विजिबल लाइट का यूज़ हुआ था, है ना। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ की जाती है, सैंपल के ऊपर डाली जाती है और सैंपल को एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। उसके बाद क्या होता है, सैंपल की इमेज हमारे सामने बन के आती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम ही क्यों यूज़ कर रहे हैं माइक्रोस्कोपी में। ऑप्टिकल में तो विजिबल लाइट यूज़ हो रही थी, फिर इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन बीम क्यों। देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करने के पीछे खास कारण है, इसलिए हमने इसको पावरफुल टेक्निक बोला है। इसका रीज़न ये है, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन। अब देखिए, रिजॉल्विंग पावर जो होती है ना, रिजॉल्विंग रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि माइक्रोस्कोप जो है कितने डिटेल लेवल पे आपको चीज़ों को दिखा पा रहा है, कितना वो सक्षम है कि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी वो आपके सामने बहुत बखूबी से दर्शा रहा है, बहुत क्लियरिटी के साथ आपके सामने दर्शा रहा है। जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं ना, जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो माइक्रो इज समथिंग जो बहुत छोटा है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। स्कोप इज लाइक उसको विजिबल करा रहा है। तो माइक्रोस्कोप का काम ही ये है कि बहुत माइन्यूट से माइन्यूट नैनो लेवल की चीज़ों को आपको वो क्लियरिटी से पेश कर रहा है, उसका यही माइक्रोस्कोप का काम है। तो अगर ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाए तो इट वुड बी बेटर ना, ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो वही बात आती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। तो डिटेल जो चीज़ है माइक्रोस्कोप में, हम वो चीज़ देख सकते हैं डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ये कहता है कि जितना ज़्यादा आपकी वेवलेंथ प्रिसाइज होगी, जितना ज़्यादा आपकी वेवलेंथ प्रिसीजन उसका होगा, उतना डिटेल्ड लेवल पे आप छोटी से छोटी चीज़ों को देख पाएंगे, यानी कि उतना ही रेजोल्यूशन पावर होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। अब लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लाइट की वेवलेंथ है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप की यू कैन से वेवलेंथ है, एक फिक्स वेवलेंथ है जो कहीं ना कहीं छोटी है, मतलब सॉरी, ऐसी वेवलेंथ है जो कहीं ना कहीं एट अ बिगर लेवल, मतलब 400 से 700 है। सो कंपैरेटिवली ये बड़े लेवल की वेवलेंथ है। सो ये हमें क्या कर सकती है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो छोटे लेवल पे नहीं आएगा, पर मतलब ये हमें बहुत छोटी लेवल की जो चीज़ें हैं उनको प्रिसाइजली नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली क्या है, बड़ी है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन हैव मच स्मॉलर वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है ना, वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर लाइट की वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो 0.005 से 0.001 नैनोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, 400 से 700 नैनोमीटर, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है आपकी 0.0, मतलब ये 0.0 में जा रही है, ठीक है। तो ये इतनी छोटी वेवलेंथ है। तो बेसिकली जितना कम वेवलेंथ होगी ना, उतना ज़्यादा प्रिसीजन, उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, क्योंकि जितना कम वेवलेंथ होगी वो उतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी डीपर,
जितना डीपर वो पेनिट्रेट करेगी तो उतना ज़्यादा वो क्लियरिटी से इमेज को दर्शा पाएगी, उतना ज़्यादा वो रेज़ोल्यूशन दे पाएगी। तो वही यहाँ पे बात बोली गई है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो बड़ी कम वेवलेंथ होती है, नैनोमीटर रेंज में बहुत छोटी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को देख पाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है दो तरीके की मेनली, जो कि वाइडली यूज़ की जाती है। सबसे पहला है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको यूजुअली हम आम भाषा में सैम बोलते हैं, मतलब इसका जो एब्रीवेशन है वो सैम है। की फीचर इसका क्या है? की फीचर इसका ये है कि स्कैन द सरफेस विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से सरफेस की स्कैनिंग करती है। सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी क्रैक्स, वॉइड्स, जो भी चीज़ें सरफेस लेवल की हैं, उनको ये देख लेता है। ये सरफेस स्ट्रक्चर के लिए मेनली यूज़ होता है। अब ये हमें 3D इमेज प्रोवाइड करता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें 3D इमेज प्रोवाइड होती है। दूसरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, जिसका दूसरे टाइप की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एब्रीविएशन के तौर पे हम इसे बोलते हैं टैम, ठीक है। अब ये सैम से थोड़ा प्रिसाइज है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सैंपल के अंदर तक पास कर जाते हैं, ठीक। सैंपल के अंदर तक पास करेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा। अब बीम जब अंदर तक पास होगी तो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो भी देख पाएंगे हम। तो टैम से हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाते हैं। अब टैम जो है वो हमें 2D स्ट्रक्चर सिर्फ प्रोवाइड करता है, मतलब जो इमेज हमें प्रोवाइड होगी वो 2 डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन इमेज प्रोवाइड होगी, जबकि सैम में हम 3D इमेज भी देख सकते हैं। सो ये थी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब अगर मैं बात करूँ सैम की, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ सैम के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हम एक वीडियो में एक इंस्ट्रूमेंट को ले और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे इसके टाइप्स भी हो जाते हैं। देयर आर मेन टाइप्स ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जैसे कि सबसे पहला है कन्वेंशनल सैम, जिसे हाई वैक्यूम सैम भी बोला जाता है। कन्वेंशनल इसलिए जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है सैम का, जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है रिसर्च डेवलपमेंट में, लेबोरेटरीज में। तो मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो कन्वेंशनल सैम है। ये हाई वैक्यूम कंडीशन के अंदर ऑपरेट किया जाता है, और इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ड्राई, सॉलिड और कंडक्टिव सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सैंपल शुड बी ड्राई, सैंपल शुड बी सॉलिड और कोटेड विद कंडक्टिव लाइक मटेरियल, ठीक है। और इसमें हमें क्या मिलता है? हाई रेजोल्यूशन मिलता है सरफेस इमेज का। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कन्वेंशनल सैम ये है। दूसरा आता है हमारे पास वेरिएबल प्रेशर सैम, जिसको वीपी सैम बोला जाता है। अब वेरिएबल प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो सैम है ये लो वैक्यूम कंडीशन में काम करता है, ऑपरेट करता है। और प्रेशर जो कंडीशंस होती है वो वेरी करती रहती है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा वेरिएबल प्रेशर में। एंड ये नॉन कंडक्टिव सैंपल्स को भी आसानी से एनालाइज कर सकता है, और मॉइस्ट सैंपल को भी ये आसानी से एनालाइज कर सकता है। तो इसमें हमें पूरी कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सैंपल कोट करके देना है और उसको ड्राई करके देना है। ये यूजुअली बायोलॉजिकल जो सैंपल्स होते हैं, जियोलॉजिकल और पॉलीमरिक सैंपल जो होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा थर्ड टाइप का हमारे पास सैम है इन्वायरमेंटल सैम, ई सैम इसको बोला जाता है। सो ये एडवांस्ड वर्जन है जो हमारा वेरिएबल प्रेशर सैम है उसी का। तो ये हमें एडवांस्ड वर्जन क्यों बोला? क्योंकि हमें वेट सैंपल, ऑयली सैंपल और इवन लिविंग जो सैंपल्स हैं उनका इमेजिंग या उनकी जो 3D स्ट्रक्चर है, उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सरफेस इमेजिंग ऑयली, वेट और लिविंग सैंपल सबकी हमें प्रोवाइड कर देता है। इसमें हमें हमेशा गोल्ड कोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और इसको हम बायोलॉजी में, फूड साइंस में और हाइड्रोजेल्स में यूज़ करते हैं। अब जैसे फूड साइंस है तो वहाँ पे जो सैंपल्स होते हैं वो यूजुअली ऑयली होते हैं ना। बायोलॉजी में सैंपल वेट होते हैं, लिविंग होते हैं। तो उन सैंपल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईसैम। फिर आता है हमारे पास फील्ड एमिशन। तो एफ सैम जो होता है, फील्ड एमिशन सैम जो है, फील्ड एमिशन गन एज द इलेक्ट्रॉन सोर्स, एंड ये हमें हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, अप टू लाइक 1 नैनोमीटर और लेस। 1 नैनोमीटर से ज़्यादा रेजोल्यूशन हमें एक तरीके से प्रोवाइड करता है। बहुत माइन्यूट, बहुत क्लियरिटी के साथ हमें बहुत छोटी चीज़ों को ये विजिबल करा देता है। और एफ सैम की अगर मैं बात करूँ तो नैनो मटेरियल्स जो हैं, नैनो मटेरियल के लिए आइडियल है। नैनो मटेरियल एंड फाइन सरफेस स्ट्रक्चर, ऐसी सरफेसेस जिसमें जो स्ट्रक्चर है बड़े माइन्यूट हैं, बहुत फाइबर बहुत छोटे छोटे हैं, नैनो पार्टिकल्स उस पर लगे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। तो बहुत प्रिसीजन के साथ हमें उनको देखना है कि नैनो पार्टिकल किस तरीके से लाइक उसमें स्कैटर्ड है, तो नैनो पार्टिकल का किस तरीके से अरेंजमेंट है वहाँ पे, फाइन सरफेस स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं।
अब इसके बाद आता है हमारे पास क्रायोसैम। तो क्रायोसैम जो है ना, जो सैंपल्स हमारे पास फ्रोजन है, फ्रोजन स्टेट में जो सैंपल हैं, उनको अगर हमें सैम से देखना है कि अब वो किस स्टेट में है, तो उसके लिए हम क्रायोसैम यूज़ करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, प्रिजर्व्ड बायोलॉजिकल सैंपल, जैसे मान लीजिए टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो जो प्रिजर्व्ड स्टेज में हैं, उन्हें फ्रोज़ कर रखा है उन्हें, तो उनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रायोसैम यूज़ करते हैं। सो इट प्रिवेंट सैंपल डैमेज फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अब फ्रोजन स्टेट में है तो वो डिहाइड्रेशन से बचे रहें, तो इसलिए हम क्रायोसैम का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम उन्हें डिहाइड्रेट तो नहीं कर सकते, तो हम उन्हें कन्वेंशनल सैम के थ्रू नहीं देख सकते, क्योंकि कन्वेंशनल सैम में कैसे सैंपल्स की ज़रूरत है, ड्राई की, बट यहाँ पे फ्रोजन स्टेट में। तो हमें एक ऐसा सैम चाहिए होगा ना कि जो फ्रोजन सैंपल को एज इट इज़ हमें दिखा दे, तो फ्रोजन सैंपल के लिए क्रायोसैम का यूज़ होता है। ओके। सो जैसे आपने देखा कि हमारे पास ना स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैम हैं, जो कि अलग अलग तरीके से सैंपल्स को दिखाते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अब कोई सैंपल अगर हमें ड्राई स्टेट में देखना है, तो हम कन्वेंशनल सैम यूज़ करते हैं। कोई अगर हमें ऑयली सैंपल देखना है, लिविंग सैंपल देखना है, तो एफ ई सैम यूज़ करते हैं। अगर हमें नैनो मटेरियल फाइन स्ट्रक्चर्स देखने हैं, तो एफ पी सैम यूज़ करेंगे। फ्रोजन सैंपल्स को देखना है, तो हम क्रायो सैम यूज़ करते हैं। वेरिएबल प्रेशर सैम हम यूज़ करते हैं जब हमें जियोलॉजिकल या पॉलीमरिक सैंपल्स को देखना होता है। तो अलग अलग सैंपल्स के लिए बेस्ड ऑन द कंडीशंस हमारे पास अलग अलग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के टाइप्स हैं। सो आई होप आपको ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो टाइप है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में और देखते हैं कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो कहाँ पे यूज़ होती है, किस फील्ड में यूज़ होती है और किस तरीके से वो यूज़ होती है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ लाइक वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। ये सरफेस मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए, माइक्रो स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, कंपोजिशंस को देखने के लिए मटेरियल का, तो मेनली सरफेस मॉर्फोलॉजी हो गया, और माइक्रो स्ट्रक्चर जो कि सरफेस पे हैं उनको देखने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ होता है। अब कहाँ-कहाँ किस फील्ड में कैसे यूज़ होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ मटेरियल साइंस में, सो मटेरियल साइंस जैसे कि पॉलीमर हम बना रहे हैं, ठीक है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, तो मटेरियल साइंस में हम जो पॉलीमर्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनकी सरफेस मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उस सरफेस पे कोई क्रैक तो नहीं है, कोरोसिव तो नहीं है वो सरफेस, कोटिंग उस पे कैसी है, तो मटेरियल साइंस में इन सब चीज़ों को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो पार्टिकल्स, नैनो फाइबर्स, नैनो स्ट्रक्चर्स को अगर हमें देखना है, क्योंकि नैनो पार्टिकल, नैनो फाइबर्स ये बहुत छोटे रेंज के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमें हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, तो हम नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ करते हैं सैम का। बायोलॉजी और लाइफ साइंसेज में यूज़ होता है, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं, टिश्यूज़, पोलन्स, बैक्टीरिया, ये बड़े माइन्यूट लेवल के होते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, तो हाई रेजोल्यूशन पे हमें देखना होता है सैम के थ्रू। फोरेंसिक साइंस में जब हमें गन शॉट रेजिड्यू, फाइबर्स, पेंट चिप्स, टूल मार्क्स हमें देखने होते हैं, तो तब हम सैम का यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में माइक्रोचिप सर्किट्स के लिए यूज़ होता है। जियोलॉजी में अगर अर्थ साइंस की मैं बात करूँ, तो जब हमें मिनरल्स की, फॉसिल की और रॉक पार्टिकल्स की, क्योंकि एक रॉक पार्टिकल बड़ा छोटा होगा, तो जब उनकी मॉर्फोलॉजी देखनी है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। आर्कियोलॉजी और आर्ट कंजर्वेशन में हम जो आर्टिफैक्ट्स हैं, पेंट लेयर्स हैं, कोरोजन पैटर्न्स हैं, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल या कि जहाँ पे मेडिसिन्स प्रिपेयर होती हैं, तो वहाँ पे ड्रग की शेप कैसी है, हमने ड्रग को जो है कोट किया है अगर किसी नैनो मटेरियल से, तो कोटिंग यूनिफॉर्मिटी आई है कि नहीं आई है, टेबलेट की सरफेस कैसी है, तो बेसिकली सरफेस पे कोटिंग देखने के लिए, यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पे कपड़ा बनता है, तो फाइबर की मॉर्फोलॉजी, पैटर्न जो वीविंग पैटर्न है वो किस तरीके का पैटर्न है, ठीक है। डिफेक्ट्स देखने के लिए इन्वायरमेंटल साइंस में हम एयर में पर्टिकुलेट मैटर किस साइज़ के हैं, कितने हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स देखने के लिए, फिल्टर मटेरियल, फिल्टर मीडिया देखने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम माइन्यूट लेवल पे इनको एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको फील्ड कहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ होती है वो भी क्लियर है। अभी चलिए देख लेते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल और किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ना, ये
फोकस करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सैंपल पे गिरती है, तो मेन जो है यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मेन कीवर्ड है यहाँ पे, क्योंकि इसी से इसका नाम पड़ा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी चीज़ें स्कैन हो रही हैं इलेक्ट्रॉन बीम के पढ़ने से। अब इलेक्ट्रॉन बीम जब फोकस होगी तो वो क्या करेगी, सरफेस को स्कैन करेगी, सैंपल की सरफेस को वो स्कैन करेगी, और जब वो स्कैन करेगी तो हमें एक हाई रेजोल्यूशन 3D इमेज प्रोवाइड होगी। तो बेसिकली ये इसकी ओवरऑल डेफिनेशन चली जाती है कि फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सैंपल की सरफेस को क्या करती है, स्कैन करती है, तो हमें एक हाई रेजोल्यूशन 3D इमेज प्रोवाइड होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मॉनिटर है यहाँ पे ये इमेज शो हो रखी है। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। सो अगर हम ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें देखें तो इसमें कुछ इस तरीके का वर्किंग होता है। इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है सबसे पहले, एनोड, एंड देन इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है इलेक्ट्रॉन बीम को जब रिलीज कर रहा है यहाँ से, तो एनोड से पास होती है, देन ये कंडेंसर लेंसेज से पास होती है, देन उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ती है। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यहाँ पे होता है, एक्सरे डिटेक्टर यहाँ पे होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यहाँ पे होता है, और यहाँ पे होता है सैंपल, और यहाँ पे होता है ये मोटराइज्ड स्टेज, स्टेज मतलब जिस पे सैंपल प्लेस है। देन ये होता है एम्पलीफायर, जिसको एम्पलीफाई करके क्या होता है, एम्पलीफायर कनेक्ट होता है मॉनिटर से, और ये स्कैन जनरेटर होता है, एंड देन फाइनली हमें जो इमेज है वो डिटेक्ट हो जाती है या दिख जाती है मॉनिटर पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये प्रोसीजर चल रहा है, एंड इट इज़ कनेक्टेड हेयर ऑन द मॉनिटर। सो देख लेते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल और किस तरीके से एक एक जो पार्ट है इसका ये काम कर रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फोकस्ड ऑन टू द सैंपल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो सैंपल पे फोकस की जाती है, सैंपल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की बीम फोकस की जाती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम है जो कि सैंपल पे, ये यहाँ पे नीचे सैंपल है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फोकस की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सैंपल पे फोकस की जाती है। इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट विद द एटम्स इन द सैंपल। अब मेरा कोई सैंपल है, मान लीजिए मेरी कोई मेम्ब्रेन है, पॉलीमरिक मेम्ब्रेन है, या फिर मेरा कोई बायोलॉजिकल सैंपल है, तो उसमें वो भी क्योंकि मैटर है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो मैंने बीम जो डाली है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम पड़ी है इलेक्ट्रॉन की, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे इंटरैक्ट करेंगे, दे इंटरैक्ट विद द एटम्स इन द सैंपल। तो सैंपल में जो एटम्स है वो उससे इंटरैक्ट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, डिफरेंट सिग्नल जनरेट होंगे, जैसे कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, एक्स रेज जनरेट होंगी। तो अब ये सिग्नल जो हैं ये क्या होते हैं, ये कैप्चर होते हैं, और उसके बाद हमें एक हाई रेजोल्यूशन सरफेस की जो सैंपल है उसकी इमेज मिलती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो इंटरैक्ट करेंगे सैंपल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके साथ, और उसके बाद वो सिग्नल जनरेट करेंगे, जैसे कि एक्सरे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हमें मॉनिटर पे एक हाई रेजोल्यूशन सैंपल की इमेज देखने को मिलती है। सो ये उसका ओवरऑल वर्किंग प्रिंसिपल है। अब देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो पार्ट्स हैं वो काम कैसे करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। देखिए सबसे पहला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन सोर्स। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन सोर्स। इलेक्ट्रॉन सोर्स को आप गन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है या उसको बॉम्बार्ड करता है। सो इलेक्ट्रॉन गन से हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, बॉम्बार्ड होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है सैंपल की तरफ क्या होता है, मूव करते हैं, एक्सेलरेट होते हैं सैंपल की तरफ। कैसे होता है, थर्मो आयनिक एमिशन होता है, यानी कि जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो हीट होता है, फील्ड एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं, और ये एक्सेलरेट होते हैं सैंपल की तरफ। सैंपल कहाँ है, सैंपल रखा है नीचे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए सैंपल की तरफ। सेकेंड वी हैव एनोड, एंड दिस इज एनोड। एनोड इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
सो एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिवली चार्ज, ध्यान रखेंगे, जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिवली चार्ज, जस्ट इसके नीचे रखी हुई है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब एनोड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड एंड एसिलरेटेड टुवर्ड द एनोड। अब एनोड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक नेगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है? नीचे जाती है बिल्कुल। मतलब क्योंकि सैंपल नीचे रखा है तो हमारा मोटिव है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो शार्प नीचे जाए। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लगा दी ताकि वो उसको खींचे अपनी तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, एक्सिलरेट होते हैं एनोड की तरफ। अब एनोड क्यों ये काम कर रही है? पहला रीज़न तो ये है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। दूसरा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई स्पीड से, हाई एनर्जी से या हाई स्पीड से पेनिट्रेट करे और सैंपल के साथ इंटरैक्ट करे। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक एनोड लगा दी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ताकि वो खींचे और ज़ोर से और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचे, ताकि इलेक्ट्रॉन सीधा नीचे जाएँ, इधर-उधर ना जाएँ। समझ गए? इधर-उधर ना जाके वो सीधा नीचे जाएँ। नेक्स्ट वी हैव कंडेंसर लेंसेज। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर में आपको दो लेंस दिख रहे हैं। सो दीज बोथ द लेंसेज आर नोन एज कंडेंसर लेंसेज। सो इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन बीम इन लेंसेज पे फोकस होती है। क्यों फोकस होती है? ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सके, टू कॉन्सेंट्रेट द इलेक्ट्रॉन बीम सो दैट इट हिट अ स्मॉल एरिया ऑफ द सैंपल फॉर डिटेल्ड इमेजिंग। कंडेंसर लेंस पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फोकस होती है। वो इसलिए फोकस होती है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है, क्योंकि नीचे सैंपल रखा हुआ है हमारा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सैंपल बहुत छोटा होता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सीधा का सीधा एक तरीके से फोकस करे किस पे? सैंपल पे। तो इसलिए कंडेंसर लेंस लगे होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो जो स्मॉल एरिया है सीधा उस पर हिट करे, जो कि सैंपल का एरिया है। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव लेंसेज। जैसे आप देख सकते हैं ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये वाला। as you can see in the picture, this is objective lenses. Condenser lenses हमारे पास दो थे and we have objective lenses. तो फाइनल जो फोकस होता है इलेक्ट्रॉन बीम का जस्ट बिफोर हिटिंग द सैंपल, सैंपल पे पड़ने से पहले, उससे पहले वो कहाँ पे आती है? कंडेंसर लेंस पे आती है। सो यस, नहीं, उससे पहले वो ऑब्जेक्टिव लेंस पे आ रही है। कंडेंसर लेंस ऊपर था, देन वी हैव ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस। तो सैंपल पे पड़ने से पहले जो बीम है वो कहाँ पे आती है? आपका ऑब्जेक्टिव लेंस पे आती है। क्यों आती है? ताकि फॉर एवरी फाइन कंट्रोल एंड शार्पर रेजोल्यूशन ऑफ द सरफेस लेवल, ताकि हमें जितना बीम प्रिसाइज होगी ना, जितना बीम जो है कंसाइज होगी और सीधा सैंपल पे पड़ेगी, उतना ज़्यादा हमें हाई रेजोल्यूशन की इमेज मिलेगी। तो इसलिए हमने कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, इतने सारे लेंसेज लगा दिए ताकि जो बीम है वो सीधा, मतलब एक कन्वर्ज हो जाए, और कन्वर्ज होके कहाँ पड़े? सीधा सैंपल पे पड़े। तो यस, दिस इज द रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। नेक्स्ट वी हैव स्कैन या कोयल, एक्स वाई एफ स्कैन, एक्स वाई स्कैन कोयल। जैसे आप देख सकते हैं एक्स और वाई स्कैन कोयल वी हैव दिस वन यहाँ पे। सो दिस इज स्कैन कोयल। तो स्कैन कोयल क्या करती है कि बीम मूव इन जिगजैग पैटर्न ओवर द सैंपल सरफेस। तो बीम जो है वो जिगजैग पैटर्न में मूव करेगी सैंपल की सरफेस पे। तो इसीलिए स्कैन कोईल ये एक तरीके से रोल प्ले करती है टू स्कैन द एंटायर सैंपल एरिया पॉइंट बाय पॉइंट टू फॉर्म अ कंप्लीट इमेज। अब हमारे पास जो स्कैन कोईल है ना, अब सैंपल पे इमेज पड़ी तो हम चाहते हैं कि इमेज कुछ जिगजैग मोशन में जाए, ताकि ये जो सैंपल है इधर का भी एरिया है, इधर का भी, इधर का भी और इधर का भी, चारों तरफ का एरिया कवर हो जाए। ठीक, तो टू स्कैन द एंटायर सैंपल पॉइंट बाय पॉइंट टू फॉर्म अ कंप्लीट इमेज, हमने लगाई है स्कैन कोईल। तो स्कैन कोईल का रोल ये है कि ताकि पूरा जो सैंपल का एरिया है वो कवर हो जाए, साइड से, ऊपर से भी, इधर की साइड से भी पूरा एरिया कवर हो जाए। तो स्कैनिंग जो कोईल है, स्कैन जो कोईल है वो ये रोल प्ले करती है कि ये बीम को मूव कराती है जिग-जैग पैटर्न में। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगाते हैं, तो आप फिंगरप्रिंट जब लॉक लगाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने फिंगर रखी और आपका पूरा लॉक सेट हो गया, नहीं ना। आपको फिंगर को मूव कराना होता है साइड से, अप से, डाउन से, मिडल से, ताकि आपका जो पूरा फिंगर का जो प्रिंट है वो स्कैन हो सके। तो सेम यहाँ पे भी है, जब जो बीम है वो इधर भी जाएगी जिगजैग, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी,
तो वो पूरे सैंपल के एरिया को कवर कर पाएगी। तो स्कैन कोई वही रोल प्ले करती है, ताकि ये ज़िगज़ैग पैटर्न में जाए सैंपल के ऊपर और ये सैंपल का जो एंटायर एरिया है पॉइंट बाय पॉइंट उसको कंप्लीटली कवर करे एक कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सैंपल स्टेज, जिसको मोटराइज्ड स्टेज भी बोला जाता है। सो लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटराइज्ड स्टेज इसको बोला जाता है, एंड दिस इज समथिंग नोन एज सैंपल स्टेज। अब सैंपल स्टेज या मोटराइज्ड स्टेज में होता क्या है, देखिए सैंपल जो है उसको रखने के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम सीधा जो प्लेटफॉर्म है या एक तरीके से जो डेस्क है उस पे उसको प्लेस कर देंगे, नहीं, वी वांट समथिंग टू प्लेस इट, ताकि वो फिक्स रहे वहाँ पे, ठीक है। तो जो मोटराइज स्टेज है, द सैंपल इज हेल्ड ऑन एंड मूव्ड स्लाइटली फॉर अलाइनमेंट। तो मोटराइज स्टेज पे उसको रखा जाता है, उसको प्लेस किया जाता है, ताकि वो एक तरीके से अकॉर्डिंगली अगर उसको मूवमेंट देना है तो मूवमेंट हम दे सकें। अब हम पूरे सैंपल को उठा के तो मूवमेंट कराएंगे नहीं, तो मोटराइज स्टेज को मूव करा देते हैं, ठीक है। मोटराइज्ड इज समथिंग जो मूवेबल है, जो मूव कर रही है, तो मोटराइज स्टेज है। सो एक्यूरेट पोजीशनिंग हमारे सैंपल की हो और फोकसिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे पड़ पाए सैंपल की, तो इसलिए उसको प्लेस किया जाता है मोटराइज्ड स्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स विद सैंपल। तो अब जो सैंपल के साथ जो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है वो होने वाला है, वो होगा। सो यहाँ पे क्या होता है, द बीम हिट द सैंपल एंड जनरेट। जो बीम है, जैसे अब यहाँ पे स्कैन कोइल से मूव होके सीधा ये कहाँ पे स्कैन कोइल है, स्कैन कोइल से सीधा मूव होके ये सैंपल पे पड़ी। अब जो सैंपल पे जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी तो उसका इंटरेक्शन होगा सैंपल के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जब उसका इंटरेक्शन सैंपल के इलेक्ट्रॉन से होगा तो वो कुछ एक तरीके से रिलीज करेगी। सबसे पहला वो रिलीज करेगी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, जिसको एसई बोला जाता है। सबसे पहला उसने रिलीज किया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सरफेस से एमिट होते हैं। सैंपल की सरफेस से जो भी लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे वो एमिट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सो इनको बोला जाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। अब एक होता है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। बैक स्कैटर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक स्कैटर्ड डिटेक्टर है। सो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीएसई जिसको बोला जाता है। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो कि रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। बैक स्कैटर मतलब बैक स्कैटर हो गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, ठीक। अब आते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। दे आर एमिटेड व्हेन इनर इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेड। जब इनर इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी एमिट होती हैं। सो अब ये सारी चीज़ें जैसे कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरे हैं, वाई दे एमिट, वाई व्हेन सैंपल इंटरैक्टेड विद बीम, वाई दे रिलीज। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन सैंपल इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एटॉमिक एक्साइटेशन, तो इन सब की वजह से क्योंकि जब सैंपल जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सैंपल पे पड़ी, तो सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होंगे, एक्साइट होंगे। सैंपल में जो एटम है वो एक्साइट होगा। तो एटॉमिक एक्साइटेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, इलेक्ट्रॉन सैंपल इंटरैक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे एक्सरे देखने को मिली, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब। नेक्स्ट वी हैव डिटेक्टर। As you can see in the picture, we have detector, scan generator and detectors. सो सबसे पहला डिटेक्टर जो है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिलीज हुए थे, तो पहला डिटेक्टर हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। अब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है वो सरफेस मॉर्फोलॉजी की इमेज या टोपोग्राफिक इमेज को क्रिएट करता है, क्योंकि वो डिटेक्ट कर रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ना, जो भी लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उनको उसने डिटेक्ट कर लिया। अब डिटेक्ट करने के बाद जो है सरफेस मॉर्फोलॉजी की जो इमेज है वो प्रोवाइड करेगा। फिर एक थे हमारे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को मतलब जो सैंपल पे पड़ी बीम और वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो रिफ्लेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक हुई है ना, तो जो डिटेक्टर लगा होना चाहिए वो पीछे लगा होना चाहिए, क्योंकि बैक रिफ्लेक्ट हुई है। तो यहाँ पे पीछे की साइड डिटेक्टर लगा होता है, ताकि वो रिफ्लेक्ट बैक जो इमेज जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं, जिनको बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, उनको वो क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। सो हेयर इट इज़ पर्पल कलर में। तो अब ये क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, हैवी एटम्स बीइंग ब्राइटर। अब यहाँ पे क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट इमेज देता है, कॉन्ट्रास्ट देता है बेस्ड ऑन द हैवी एटम्स। तो एटॉमिक नंबर अगर हैवी एटम्स है तो जो अपीयरेंस है वो ब्राइटर आएगा। तो बेस्ड ऑन द कि क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है,
तो अगर हैवी एटम्स हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक तरीके से रिलीज़ हुए हैं, तो वो ब्राइटर इमेज देगा। तो आगे हम देखेंगे क्यों वो इस किस तरीके से इमेज सैम पे आती है। अभी के लिए आप जानिए कि बैक स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट वी हैव एक्स रे डिटेक्टर, तो ये इधर की साइड है। तो इट यूज फॉर एलिमेंटल एनालिसिस, जैसे कि जो सैम होता है ना, तो सैम में एक होता है ईडीएक्स, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सरे, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्या होता है, ईडीएक्स इसको बोला जाता है। एंड ये एक्सरे जो डिटेक्टर, क्योंकि एक्सरे भी एक तरीके से रिलीज़ हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे यहाँ से रिलीज़ हो रही है, तो उसके लिए एक्सरे डिटेक्टर होता है। और एक्सरे डिटेक्टर जो है वो एलिमेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। मतलब जो मेरा सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी देख ली, आउटर स्ट्रक्चर देख लिया, बट इसके अलावा उसमें एलिमेंट कौन से हैं ये भी पता चल जाता है। तो ईडीएक्स के बारे में या इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सिव या डिस्पर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सैम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि एक्सरे जो डिटेक्टर है उसकी वजह से हमें ईडीएक्स यानी कि उसकी वजह से हमें एलिमेंटल एनालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि जब ये प्रोसीजर चल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन बीम जब हिट करती है सैंपल में, तो वहाँ पे एक्सरे भी रिलीज होती है, तो इसलिए बोला जाता है कि सैम में आप एलिमेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो डिटेक्टर ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई है। देन उसके बाद होता है सिग्नल एम्पलीफायर या कंप्यूटर पे हम जब इमेज देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सिग्नल फ्रॉम द डिटेक्टर आर एम्पलीफाइड एंड कन्वर्टेड टू एन इमेज। अब जो भी डिटेक्टर ने कलेक्ट किए हैं सिग्नल्स, ठीक है, अब जैसे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ने किए हैं, एक्सरे डिटेक्टर ने किए हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ने किए हैं, तो अब क्या होता है ना कि सिग्नल जो भी डिटेक्टर ने कलेक्ट किए हैं वो जाते हैं एम्पलीफायर पे। अब एम्पलीफायर क्या करता है उनको, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, एम्पलीफाई करके दिखाता है। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि एम्पलीफाई हो जाती हैं चीज़ें, एम्पलीफायर उनको एम्पलीफाई करता है और उनको एक इमेज में कन्वर्ट करता है। और वो इमेज जो है उसको कहाँ पे हमें दिखती है, वो मॉनिटर पे हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ दिस। अब क्यों हम इसको ऐसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों एम्पलीफायर का यूज़ हुआ है, क्योंकि जो ह्यूमन आइज़ है ना वो एक पर्टिकुलर रेंज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको ही देख पाती है। तो ह्यूमन आई जो है वो विजिबल रेंज की जो चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को देख पाती है। नेकेड आइज़ से हम जो बहुत माइन्यूट चीज़ें उनको नहीं देख पाते, ठीक है। तो इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ें हमें इतनी आसानी से नहीं दिखती हैं, तो इसलिए उनको एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो एम्पलीफायर जो सिग्नल डिटेक्ट हुए हैं उनको एम्पलीफाई करता है, इमेज को बड़ा करके हमें एक तरीके से डेस्कटॉप पे या एक तरीके से स्क्रीन पे मॉनिटर करता है, उसको शो करता है, ताकि जो ह्यूमन आई है वो माइक्रोस्कोपिक इमेज को भी आसानी से देख पाए। तो एम्पलीफायर उनको लार्ज लेवल पे, लार्ज रेजोल्यूशन पे बड़ा करके उनको हमें दिखाता है। सो आई होप आपको ये जो फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का सैम के, वो क्लियर हुआ होगा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें एक नोट भी है विच यू हैव टू लाइक लर्न, कि सैम क्रिएट अ मैग्नीफाइड इमेज बाय स्कैनिंग अ सैंपल विद फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कलेक्टिंग सिग्नल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इंटरैक्शन। सो बेसिकली सैम एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? बाई फोकसिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सैंपल। अब उसके बाद क्या होता है, जो भी सिग्नल्स रिलीज होते हैं वहाँ से, चाहे वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की फॉर्म में हो या बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हो, तो वो जो सिग्नल्स वहाँ से रिलीज हो रहे हैं उनको फिर कैप्चर किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है और डिटेक्टर पे उन्हें शो किया जाता है। ये पूरा फंक्शनिंग है, पूरा वर्किंग है सैम का। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सैम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज कि हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं सैम में, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगे सैम में, किन किन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला जो है सरफेस मॉर्फोलॉजी। सरफेस मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? सरफेस मॉर्फोलॉजी मतलब कि जैसे कोई मेरा स्ट्रक्चर है, तो उसका ऊपर वाली जो सतह है वो कैसी दिखती है, टेक्सचर उसका कैसा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिटेल्ड व्यू हमें मिलता है, क्रैक्स हैं कि नहीं है, पोर्स है कि नहीं है, बम्प्स हैं कि नहीं है। तो सरफेस मॉर्फोलॉजी आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं।
तो सरफेस जो है उस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्पंज टाइप का ही दिख रहा है, पोर्स हैं। यहाँ पे एक बड़ा होल टाइप का एक पोर है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्लीन है। तो सरफेस जो है वो कैसी है, क्रैक्स हैं कि नहीं है, कितने लार्ज लेवल के पोर्स हैं, बम्प्स कितने हैं, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, पर स्क्वायर में कितने बम्प्स हैं या क्रैक्स हैं या वॉइड्स हैं। तो ये सब सरफेस मॉर्फोलॉजी से हमें पता चलता है। तो सरफेस मॉर्फोलॉजी हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम साइज़ देख सकते हैं। मतलब जैसे मैं सैम करूँगी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम सैम करते हैं तो वहाँ पे हमें एक साइज़ का आइडिया लग जाता है ना? जैसे आप ये देख सकते हैं ये एक स्केल है, स्केल पे आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ इतना है, इसका साइज़ बहुत छोटा है। स्केल सेम है लेकिन साइज़ छोटा है इनका। इसका साइज़ ये है, इसकी शेप दूसरी है ना? तो शेप का और साइज़ का हमें पता चल जाता है। इसकी शेप जो है वो डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है और इसकी शेप डिफरेंट है। तो शेप और साइज़ का हमें क्या एक आइडिया लग जाता है। 3D सरफेस फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं सैम के थ्रू। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसेक्ट का जो लाइक फ्रंट पार्ट है उसको हम देख सकते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर आप यहाँ पे इसको 3D स्ट्रक्चर में ये विजिबल है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस। इसके अलावा हम क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इंटरनल लेयर और थिकनेस देख सकते हैं। मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के अंदर किस तरीके से फ्लो चैनल्स हैं, तो वो हमें 3D क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर से आइडिया लग जाएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर पे उसके क्या चीज़ें हैं। बायोलॉजिकल सरफेस स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, इंसेक्ट या प्लांट टिश्यू की जब हमें सरफेस स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एलिमेंटल कंपोजिशन तो हम इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख ही सकते हैं। सो एलिमेंटल कंपोजिशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्केल सेम ही है, बट ये थोड़ा सा लार्ज लेवल का एक तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसका स्ट्रक्चर छोटा है, इसका स्ट्रक्चर और भी छोटा है, तो एक तरीके से स्केल का हमें आइडिया लग जाता है, डायमेंशन का आइडिया लग जाता है, पार्टिकल की शेप का आइडिया लग जाता है। सो यस, अब ये तो हमें पता चला कि हम ये देख सकते हैं सैम से। अब क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते, क्या चीज़ें हैं सैम हमें नहीं दिखा पाता है। इंटरनल डिटेल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब मान लीजिए कोई जैसे मटेरियल है, मैं बात कर रही हूँ कि सरफेस हमें एक स्ट्रक्चर का आइडिया इसने दे दिया, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, तो इंटरनल डिटेलिंग जो है वो हम नहीं देख पाते हैं सैम से। तो किसी भी सरफेस की सिर्फ सरफेस मॉर्फोलॉजी, उसका शेप, उसका साइज, वहीं तक हम देख सकते हैं। उसके ऊपर जो चीज़ें प्रेजेंट है उनके अंदर क्या है वो हम नहीं देख सकते सैम से। इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। कलर कलर्ड इमेज नहीं आती है सैम में, तो कलर्ड नहीं हम इसमें देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा है, ये हमें नहीं पता चलेगा। ये जो इंसेक्ट है इसका कलर कैसा है ये हमें नहीं पता चलेगा। सैम जो है वो हमें ग्रे स्केल पे इमेज प्रोवाइड करता है, ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल पे इमेज हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वैक्यूम एंड कोटिंग रिक्वायरमेंट, कोटिंग की ज़रूरत होती है कन्वेंशनल सैम में जैसे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इतनी आसानी से नहीं देख सकते। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस। कुछ तो इसके डिसएडवांटेजेस होंगे सैम के, कुछ तो इसकी लिमिटेशंस होंगी, कुछ तो इसकी ऐसी बुरी बातें होंगी जो कि हमें अभी तक नहीं पता चली, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा है सैम में, पर ऐसा नहीं है, कुछ इसकी बुरी बातें भी हैं। तो हम देख लेते हैं जिनको लिमिटेशंस बोला गया है। तो सबसे पहला क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें एक वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। और हमें वैक्यूम क्यों क्रिएट करना होता है, ताकि इलेक्ट्रॉन बीम को स्टेबिलिटी मिले। नॉन कंडक्टिव सैंपल्स के लिए हमें कोटिंग करनी पड़ती है। कैन नॉट ऑब्जर्व लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप नहीं आसानी से देख सकते हैं, इसके लिए हमें स्पेशलाइज सैम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है ये सैम, और इसकी मेंटेनेंस की भी कॉस्ट बहुत हाई जाती है। लगभग लगभग करोड़ों में इसकी कॉस्ट जाती है अगर इसका मेंटेनेंस कराना है, अगर इसका कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है तो इसके लिए हमें ऑपरेटर भी जो है स्किल चाहिए, स्किल्ड ऑपरेटर इसके लिए हमें चाहिए। रेगुलर कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, कॉस्टली मेंटेनेंस इसका हो जाता है। सैंपल साइज लिमिटेशन इसमें होती है, हम सिर्फ जो है ओनली स्मॉल सैंपल फ्यू टू सेंटीमीटर कैन फिट इन द सैंपल चैम्बर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जो चैम्बर होता है वो बड़ा छोटा-सा होता है। तो उसमें हमारे पास जो हम सैंपल प्लेस करते हैं वो भी माइन्यूट लेवल का होता है, छोटे लेवल का होता है। तो एक तरीके से सैंपल साइज़ एक लिमिट हो जाता है, बट ऐसे नहीं कि हम किसी भी साइज़ का सैंपल उठा के चैम्बर में रख दें, नहीं। वी नीड टू हैव सम लाइक स्पेसिफिक शेप या स्पेसिफिक साइज़ या डायमेंशन ऑफ सैंपल फॉर दैट प्लेसिंग इन दैट चैम्बर। सरफेस इमेजिंग ओनली, तो सैम जो है मोस्टली हमें सरफेस मॉर्फोलॉजी का आइडिया देता है, इंटरनल स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं देता है। सैम के लिए यूजुअली जो सैंपल चाहिए हमें वो ड्राई कंडीशन में चाहिए और सॉलिड सैंपल चाहिए। मॉइस्ट और ऑयली सैंपल जो है वो डायरेक्टली एनालाइज नहीं किया जाता है, उसके लिए हमें फ्रीज ड्राई करना होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट कॉस्ट उसमें हाई चली जाती है, ट्रीटमेंट टाइम उसमें चला जाता है। तो सैंपल मस्ट बी ड्राई एंड मस्ट बी सॉलिड। जो इमेज है वो कलर में नहीं आती, वो ग्रे स्केल में आती है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट इमेज हमें देखने को मिलती है। प्योर वाइट भी नहीं होगी, बट हाँ एक ग्रे स्केल में हमें इमेज देखने को मिलती है। रेजोल्यूशन हाई आता है बट हमें कलर का पता नहीं चलता है। इसके अलावा हम फॉल्स कलरिंग ऐड कर सकते हैं डिजिटली, मतलब हम कर सकते हैं डिजिटली ऐड कलरिंग, बट सैम जो इंस्ट्रूमेंट है, सैम खुद से हमें कोई कलर्ड इमेज प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट, बीन डैमेज इज पॉसिबल। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्योंकि बॉम्बार्ड हो रहे हैं बहुत, कंडेंसर लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू हम उनको सैंपल पे प्लेस कर रहे हैं। सो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग की वजह से क्या हो सकता है, इट कैन डैमेज सॉफ्ट ऑर्गेनिक, या सॉफ्ट एक तरीके से जो हमारे पास सैंपल्स हैं उनको ये डैमेज कर सकती है इलेक्ट्रॉन की। सो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेजोल्यूशन कितना देता है सैम, या तो अगर मैं बात करूँ मैग्नीफिकेशन की और रेजोल्यूशन की, तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इट इज़ द रेशियो कि कितना इमेज हमें दिखी है टू द कितनी इमेज है। मान लीजिए आपकी जो इमेज है वो 1 नैनोमीटर की है, तो वो उसको 100 नैनोमीटर करके अगर दिखा रहा है, मतलब एक थोड़ा लार्ज लेवल पे उसको दिखा रहा है, सो दिस इज़ व्हाट नोन एज़ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की आपको जो इमेज है वो एक्चुअल इमेज के मुताबिक कितना बड़ी दिखी, हाउ बिग इट अपीयर्स, कितना बड़ी आपको वो इमेज दिखी, इसको आप बोलते हो मैग्नीफिकेशन। सो सैम जो है वो जितना इमेज का साइज़ है उससे 10 से 30,000 गुना ज़्यादा इमेज हमें बड़ी करके दिखाता है। तो दिस इज़ व्हाट मैग्नीफिकेशन इज़। रेज़ोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो रेज़ोल्यूशन का मतलब होता है कि कितना क्लियरली ये इमेज को दिखा रहा है। अगर 2 पॉइंट पास-पास हैं, तो कितना क्लियरली वो उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। तो जैसे ये 1 से 10 नैनोमीटर, 1 से 10 नैनोमीटर तक का रेज़ोल्यूशन हमें दे देता है, यानी कि 2 चीज़ें जो हैं वो कितनी क्लियरली दिख रही हैं जो पास हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बारे में भी बात की थी, जिसको लाइट माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, जिसमें विजिबल लाइट का यूज़ होता है। तो विजिबल लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में जब हम इमेज को देख रहे हैं, सेम इमेज है, ओएम मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो वहाँ पे इमेज कुछ इस तरीके की दिख रही है, तो आपको क्लियरली कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि इसका शेप क्या है। रफ आइडिया लग रहा है बट क्लियर नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है ये है ना, ये इस टाइप की शेप है इसकी, ठीक है? बट एक्चुअल इसकी शेप ये नहीं है। अब इसकी सरफेस पे क्या चीज़ें हैं वो भी आपको आइडिया नहीं लग रहा है। तो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है वो उतना प्रिसिजन नहीं दे रही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उससे ज़्यादा प्रिसिजन दे रही है, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो कम है। तो सैम इमेज में आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसका शेप कैसा है। और इसकी मॉर्फोलॉजी भी आपको आसानी से दिख रही है कि इसके ऊपर कैसे स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं सैम इमेज में जो शेप है और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में जो शेप है वो बहुत अलग-अलग है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी उतना रेज़ोल्यूशन नहीं देता है, सैम ज़्यादा रेज़ोल्यूशन देता है, इस वजह से आपको क्लियर इमेज दिख पाई है। नेक्स्ट वी हैव सैंपल प्रिपरेशन। अब जैसे कि आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, तो जब आप सैंपल रखेंगे सैम में, सैम के लिए सैंपल प्रिपेयर करेंगे, तो आप कैसे करते हैं? तो आइए इस डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले सैंपल की क्लीनिंग करते हैं हम, ताकि जो भी डस्ट है, ऑयल है, कॉन्टामिनेंट है, जैसे कि सॉल्वेंट है, वो सब क्लीन हो जाए।
ताकि हमारे पास कोई और पार्टिकल ना हो और जब हम सेम करें तो किसी और पार्टिकल की जो इमेज है वो ना आए। ड्राई करते हैं फिर हम सैंपल को, तो हम जो है सैंपल की क्लीनिंग करने के बाद सारी की सारी जो मॉइस्चर है उसको निकाल देते हैं, उसको ड्राई करते हैं अवन में या डेसिकेटर में उसको ड्राई करते हैं। क्योंकि जो सेम है वो वैक्यूम कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है, तो वाटर वेपर वुड इंटरफेयर विद द वैक्यूम एंड डैमेज द सैंपल। तो क्योंकि सेम वैक्यूम कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है, तो अगर सैंपल ड्राई नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वाटर वेपर जो है वो डैमेज कर देगी सैंपल को। फिर हम करते हैं साइज ट्रिमिंग, क्योंकि सैम का जो चैम्बर है वो एक पर्टिकुलर शेप और एक पर्टिकुलर डायमेंशन का है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी साइज़ का सैंपल लेके चले जाएंगे। तो वी हैव टू कट द सैंपल, ताकि वो सैम का जो सैंपल होल्डर है, यूजुअली सैम का जो सैंपल होल्डर है वो यूजुअली अराउंड 1 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। तो सैंपल होल्डर पे वो सैंपल जो है फिट हो, इतना ही आपको कट करना है। क्योंकि स्टेज जो है जहाँ पे हम उसको प्लेस करते हैं, जब हम सैम करेंगे उसके पास लिमिटेड स्पेस होता है। ओवर साइज सैंपल जो है उस पे फिट नहीं हो पाएंगे और फिर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पूरे सरफेस पे नहीं पड़ पाएगी। तो आपको एक ब्लरी इमेज मिलेगी, आपको रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब सैंपल ट्रिमिंग आपने की, यानी कि सैंपल को बना लिया। अब आप करते हैं माउंट। माउंट का मतलब होता है उसे प्लेस करना। तो अब आप सैंपल को अटैच करेंगे सैंपल स्टब पे। तो सैंपल को जिस पे प्लेस किया जाता है उसको स्टब्स बोला जाता है। और आप उसे कैसे प्लेस करते हैं, कंडक्टिव टेप के थ्रू प्लेस करते हैं, ग्लू के थ्रू पेस्ट करते हैं, या एक तरीके से कार्बन टैब्स के थ्रू आप उसे पेस्ट करते हैं वहाँ पे। अब आप क्यों करते हैं, जस्ट टू एंश्योर दैट इट स्टेज इन प्लेस एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। तो ताकि वो माउंट आप इसलिए करते हैं ताकि वो हिले ना और वहीं पे प्लेस रहे, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम उस पर पड़े तो सीधा उस सैंपल पे ही वो आए। कंडक्टिव कोटिंग और नॉन कंडक्टिव सैंपल्स। तो कंडक्टिव कोटिंग हम करते हैं ऐसे सैंपल्स के लिए जो कि कंडक्टिव नहीं है, नॉन कंडक्टिव सैंपल्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, प्लेटिनम की, गोल्ड की, या तो कार्बन की यूजिंग स्पटर कोटर के थ्रू हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। प्रिवेंट चार्जिंग बाय अलाउइंग इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो करा सके सैंपल के अंदर, एंड इमेज की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। सो यस, नेक्स्ट वी डू ग्राउंडिंग। उसके बाद होता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में क्या होता है, कि गुड कांटेक्ट हो सैंपल के और होल्डर के बीच यूजिंग सिल्वर पेस्ट और कॉपर टेप। तो सैंपल और होल्डर के बीच जो है एक अच्छा खासा कांटेक्ट हो। प्रिवेंट इमेज डिस्टोर्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बिल्डअप चार्जिंग। तो इमेज डिस्टोर्शन नहीं होगा अगर आप उसको अच्छी तरीके से ग्राउंडिंग करते हैं। वैक्यूम कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं उसके बाद हम। वी एंश्योर द सैंपल विल नॉट आउट गैस और इवेपोरेट इन द वैक्यूम। हमें इंश्योर करते हैं कि वैक्यूम में जो सैंपल है वो इवेपोरेट ना हो जाए, है ना। क्योंकि मान लीजिए कि आपने जो चैम्बर है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर दिया हुआ है और कोई ऐसा सैंपल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपका सैंपल तो उड़ जाएगा। तो इसलिए हम वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करके रखते हैं टू प्रोटेक्ट सैम सिस्टम एंड मेंटेन वैक्यूम इंटीग्रिटी। ओके, सो इस डायग्राम से एक बार हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये जो लाइन दी गई है ना, इसमें आपको दिया गया क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग सैंपल, और यहाँ पे टिक में दिया है क्या चीज़ें आपको करनी है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कंडक्टिव कोटिंग है जो कि ब्राउन कलर में है। ये एडेसिव टेप है ब्लैक कलर में जो नीचे दी गई है, और ये आपका सैंपल है। और नीचे जो है यहाँ पे ग्रे कलर में स्पेसिमेन स्टब्स हैं जिसमें हम सैंपल को प्लेस करते हैं। अब क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको इनसफिशिएंट एडेसिव टेप का यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत थोड़ी सी टेप चिपकाई और आपने सैंपल रख दिया, उसको प्रॉपर्ली आपको पेस्ट करना है। सफिशिएंट एडेसिव एजेंट का यूज़ करना है, प्रॉपर्ली उसको पेस्ट करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपका पाउडर के पार्टिकल्स हैं तो नीचे आप कंडक्टिव टेप लगाओगे, दिस इज कंडक्टिव टेप, और उसके ऊपर आप पाउडर के सैंपल्स को क्या रख दोगे, प्लेस कर दोगे। ये स्पेसिमेन स्टब्स हैं। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग्स ऑफ फाइबर। मान लीजिए आपके पास कोई होलो फाइबर है या फैब्रिक के स्ट्रिंग्स हैं, तो उसको भी आपको कैसे प्लेस करना है, प्रॉपर्ली प्लेस करना है। जो स्टब्स हैं उसके ऊपर आपको रखना है। रखने के बाद आपको दोनों साइड से उसको टाई कर देना है, कोट कर देना है कंडक्टिव टेप से। क्योंकि अगर आप पूरा कवर करोगे तो वो तो सैंपल की इमेज नहीं आ पाएगी। तो आपको उसको साइड से करना है ताकि वो माउंट भी रहे, ग्राउंड भी रहे, और इधर उधर भी ना जाए।
कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे बायोलॉजिकल सैंपल के लिए फिक्सेशन ज़रूरी होता है, डिहाइड्रेशन ज़रूरी होता है क्रिटिकल पॉइंट ड्राइंग तक। मेटालिक और इनऑर्गेनिक सैंपल के लिए यूजुअली हम फिक्सेशन और डिहाइड्रेशन नहीं करते हैं। स्पटर कोटिंग जो है वो ज़रूरी होती है नॉन कंडक्टिव सैंपल्स के लिए, ताकि चार्जिंग और सिग्नल डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट किया जा सके। चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं कि वाई गोल्ड कोटिंग इज़ यूज्ड इन सैम। सैम में हम गोल्ड कोटिंग करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि हमें मटेरियल को कंडक्टिव बनाना है या हमें अभी गोल्ड कोटिंग करनी है। तो हम क्यों करते हैं गोल्ड कोटिंग सैम में? आप देख सकते हैं, जैसे गोल्ड या प्लेटिनम की कोटिंग जो है की जाती है सैम में, जब हम सैंपल को प्लेस कर रहे होते हैं, ताकि सैंपल की जो सरफेस है उसको कंडक्टिव बनाया जा सके। तो ताकि चार्जिंग को, जो बिल्डअप है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन की बीम है, वो सैंपल पे पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप ना हो, टू प्रिवेंट चार्जिंग या इलेक्ट्रॉन बिल्डअप व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम हिट द सैंपल। जब इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल पे पड़ रही है तब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बिल्डअप ना हो, तो उसके लिए हम गोल्ड और प्लेटिनम की कोटिंग करते हैं। नॉन कंडक्टिव सैंपल्स जो हैं वो यूजुअली क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन बीम है, नॉन कंडक्टिव सैंपल है यहाँ पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे उसकी सरफेस पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इमेज डिस्टोर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए तो हमें सरफेस की जो इमेज है वो नहीं आ पाएगी, इमेज डिस्टोर्ट हो जाएगी, ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेटल कोटिंग क्या करता है, जब हम कंडक्टिव उसको बनाते हैं, नॉन कंडक्टिव जो सरफेस है उसको कंडक्टिव बनाते हैं, तो मेटल कोटिंग क्या करता है, डिसिपेट कर देता है चार्ज को एक तरीके से। वहाँ से एक तरीके से यू कैन से उसको डिसिपेट जब हो जाएंगे चार्ज, तो वहाँ पे एक क्लियर इमेज हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, सो सिग्नल क्वालिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, यहाँ पे डिसिपेशन इज समथिंग, डिसिपेशन इज डिसअपियरिंग या लोस्ट। तो मेटल कोटिंग जो है वो चार्ज जो बिल्डअप हो रहा है उसको डिसिपेयर करती है, डिसिपेट करती है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बेसिकली वो बिल्डअप नहीं हो पाते हैं, ये कहने का मतलब है। और जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, वो सिग्नल क्वालिटी हमें अच्छी देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से हमें जो सरफेस है उसकी क्लियर शार्पर इमेज देखने को मिलती है। तो आपने यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जब हम सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सैंपल प्रिपरेशन में कितना ज़रूरी है कि किसकी कोटिंग करनी है, कैसे कोटिंग करनी है, स्टब्स पे कैसे प्लेस करना है, ताकि आपकी जो इमेज क्वालिटी है उस वो अच्छी आए, आपको एक क्लियर शार्पर इमेज मिले। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें, जो सैंपल प्रिपरेशन है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें मटेरियल को कंडक्टिव बनाना है, सरफेस को कंडक्टिव बनाना है, इसलिए हम गोल्ड और प्लेटिनम की कोटिंग करते हैं। ठीक, सरफेस की को कंडक्टिव बनाने के लिए, सैंपल की सरफेस को कंडक्टिव बनाने के लिए। क्वेश्चन ये उठता है कि सिल्वर भी तो अच्छा कंडक्टर है, फिर हम सिल्वर का यूज़ क्यों नहीं करते, वाई गोल्ड? तो गोल्ड का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कंडक्टिव होने के साथ साथ इनर्ट है। समझ रहे हो? इनर्ट मतलब कि आउटर मोस्ट जो एटमॉस्फेयर है उससे बड़ा जल्दी रिएक्ट नहीं होता है। जबकि सिल्वर, आपने देखा होगा कि सिल्वर टार्निश हो जाता है जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो टार्निश होना स्टार्ट हो जाता है और उस पे जो है वो ऑक्सीडाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। जबकि गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है। तो इट डज़ नॉट ऑक्सीडाइज़ एंड रिएक्ट विद द सैंपल, तो ये सैंपल के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये इनर्ट कंडीशन में होता है। तो इसीलिए हम गोल्ड को प्रेफ़र करते हैं, ताकि हमारा पर्पस जो है वो कंडक्टिविटी देने का है, कंडक्टिविटी मिले, रिएक्शंस ना मिले हमें। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ने रिएक्शन कर ली, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हमें कंडक्टिविटी मिलेगी उससे। और इसके अलावा जो है स्मूथ इवन कोटिंग और हाई इमेज क्वालिटी ये हमें प्रोवाइड करता है ड्यू टू इट्स फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। तो जो गोल्ड है उसका ग्रेन स्ट्रक्चर काफ़ी फाइन होता है, तो जिसकी वजह से हमें जो अब हम कोटिंग करते हैं तो इवन कोटिंग मिलती है, इवन कोटिंग हो जाती है, स्मूथ कोटिंग हो जाती है, और जो इमेज की क्वालिटी है वो हमें अच्छी मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये जो है वो होल्डर है एक तरीके से, स्टब्स होल्डर है, या एक तरीके से दैट, व्हाट आई से, दैट दैट स्टेज, मोटराइज्ड स्टेज, हाँ मोटराइज्ड स्टेज, motorized is that one, no? Yes, this one. So as you can see, this is motorized, this is samples.
सो यहाँ पे सो दिस इज़ द स्टेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टब्स हैं और स्टब्स पे सैंपल्स रखे हुए हैं, और ये गोल्ड हैं तो इन पे गोल्ड कोटिंग की हुई है क्योंकि ये सैंपल जो है वो नॉन कंडक्टिव हैं। सो मोटराइज स्टेज पे आपने स्टब्स के ऊपर सैंपल्स रखे, स्टब्स को आपने मोटराइज स्टेज पे रखा, एंड देन सैम करते हैं हम। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड कोटिंग क्यों यूज़ होती है, तो गोल्ड कोटिंग यूज़ होती है नॉन कंडक्टिव सैंपल के लिए, जैसे कि पॉलीमर है नॉन कंडक्टिव है, बायोलॉजिकल टिश्यू है नॉन कंडक्टिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसेक्ट टाइप है तो नॉन कंडक्टिव है, इसीलिए गोल्ड कोटिंग की, ताकि चार्जिंग को प्रिवेंट किया जा सके, इमेज डिस्टोर्ट ना हो और सैंपल को कंडक्टिव बनाया जा सके। हाई रेजोल्यूशन इमेज पाने के लिए गोल्ड कोटिंग की जाती है, ताकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो इन्हेंस हो और क्लियर डिटेलिंग मिले इमेज की। ऑपरेटिंग इन हाई वैक्यूम मोड में ऑपरेट किया जा सके, इसलिए गोल्ड कोटिंग करते हैं। कंडक्टिव सरफेस नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल विदाउट स्कैटरिंग। तो हमें क्या चाहिए, कंडक्टिव सरफेस चाहिए दैट इज नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल। अगर सरफेस कंडक्टिव होगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव जो मेटल्स होते हैं कंडक्टिव सरफेस होती है उन्हीं में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना। वुड में या क्लॉथ में तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। तो कंडक्टिव बनाया जाता है सरफेस को, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करें और ट्रैवल करे कहाँ पे, सैंपल के अंदर। और सैंपल मतलब सैंपल पे ट्रैवल करेंगे, सैंपल के अंदर ट्रैवल करेंगे तो हमें इमेज प्रोवाइड होगी। सो यस, इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि वैक्यूम क्यों ज़रूरी है सैम में, क्योंकि हम वैक्यूम कंडीशन भी दे मतलब वैक्यूम भी इसने बोला ना कि इट ऑपरेट इन द हाई वैक्यूम मोड पे ऑपरेट होता है सैम, तो क्यों वैक्यूम कंडीशन रिक्वायर होती है। तो इसका जो कारण है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्टेबल रहे। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन स्कैटर इफ़ एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अगर एयर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे एटम जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्कैटर हो जाएंगे इधर उधर। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे सैंपल के सरफेस पे पड़े और सिर्फ उसी का इमेज हमें प्रोवाइड हो, डिस्टोर्शन ना हो इमेज का रेजोल्यूशन ख़राब ना हो। तो इसलिए हम इधर उधर के जो भी डिस्ट्रैक्शन हैं, जैसे एयर है, वाटर है, उनको हटा देते हैं। तो हम सबको हटा देते हैं, ठीक है, सब मैटर को हम हटा देते हैं और वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करते हैं, ताकि डाइवर्ट ना हो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्कैटर ना हो। ठीक। तो वैक्यूम अवॉइड कोलिजन एंड कीप्स द बीम फोकस्ड। अब वैक्यूम है तो कोई मैटर है ही नहीं वहाँ पे, तो जो बीम है वो सीधा सैंपल पे पड़ेगी। प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन, तो इलेक्ट्रॉन का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रिवेंट करने के लिए, अब अगर एयर वहाँ पे होगी तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी या इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर देगी, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ना हो, सीधा इलेक्ट्रॉन हमारी इमेज पे पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब वहाँ पे पड़ेंगे तो उतना क्लियर इमेज हमें प्रोवाइड होगी। तो इसलिए प्रोटेक्ट डिटेक्टर, डिटेक्टर जैसे कि सेकेंडरी डिटेक्टर था, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर था। इसके अलावा हमारे पास बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर था। तो इन जो डिटेक्टर्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके लिए हमें क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए। अगर वाटर वहाँ पे होगा, एयर वहाँ पे होगी, तो कहीं ना कहीं मॉइस्ट इन्वायरमेंट में डिटेक्टर ख़राब हो जाएंगे। सो इसीलिए डिटेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वैक्यूम क्रिएट करना होता है। रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए वैक्यूम क्रिएट करना होता है, ताकि शार्प इमेज हमें मिले। तो बेसिकली मेन मुद्दा ये है कि हम नहीं चाहते कि कोई आसपास का डाइवर्जन हो, डिस्ट्रैक्शन हो, कोई भी आसपास जो चीज़ें हैं वो इंटरैक्ट करें हमारी इलेक्ट्रॉन बीम के साथ। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन बीम की स्टेबिलिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए, डिटेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वहाँ पे वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करके रखते हैं। तो सैम में वैक्यूम कंडीशन इसीलिए क्रिएट होती हैं। अब सैम की जो इमेज हमने ऊपर देखी सारी, वो आपने देखा होगा कि कोई भी कलर्ड नहीं है, क्योंकि कलर्ड ये इमेज प्रोवाइड ही नहीं करता है। कलर हम दे सकते हैं, लाइक डिजिटल इमेजिंग के थ्रू हम कलर दे सकते हैं, बट सैम अपने आप में कोई कलर इमेज नहीं देता है। तो फिर सैम की इमेज कैसी होती है, तो सैम की इमेज जो होती है ब्लैक वाइट और ग्रे कलर में होती है, तो जिसको ग्रे स्केल भी बोला जाता है, क्योंकि यूजुअली इसकी जो इमेज है वो ग्रे स्केल में है। ठीक है। तो सैम की जो इमेज है वो ग्रे स्केल में क्यों होती हैं? क्योंकि सैम में इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है, लाइट यूज़ नहीं हो रही है, ध्यान से समझिए। जहाँ पे लाइट यूज़ होती है ना, तो लाइट क्या करती है, एक पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है उसको वो रिफ्लेक्ट करेगी और बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जिस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है उस वही कलर हमें दिखाई देता है। बट यहाँ पे लाइट तो यूज़ हो ही नहीं रही है, तो जब लाइट यूज़ नहीं हो रही तो कलर्स भी दिखाई नहीं देंगे, समझे? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं।
ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट कैरी कलर, इलेक्ट्रॉन कोई भी कलर कैरी नहीं करते हैं, जबकि लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स को कैरी करती है, तो इसलिए वहाँ पे कलर दिखाई देते हैं लाइट जब यूज़ होती है जहाँ पे। पर इलेक्ट्रॉन जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें कलर्ड इमेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इंस्टीड सैम डिटेक्ट द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, सैम कैसे डिटेक्ट करता है? सैम डिटेक्ट करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एमिट हुए हैं। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा एमिट हुए हैं, अगर नंबर ऑफ, ध्यान से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड कितने हुए हैं उसके बिहाफ पे हमें इमेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा एमिट हुए हैं, मोर इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, सो हमें ब्राइटर या वाइट पोर्शन देखने को मिलेगा। समझे बात को? अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हुए हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुए हैं, तो हमें डार्कर या ग्रे इमेज देखने को मिलेगी। सो इस तरीके से जो सैम है वो हमें ग्रे स्केल इमेज देता है। ठीक, मतलब कंप्लीटली ब्लैक नहीं, कंप्लीटली वाइट नहीं, ग्रे स्केल इमेज देता है। तो ब्राइटनेस लेवल कैसा होगा? अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए हैं उस जगह पे, तो ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा होगा, मतलब एक हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक दैट, आप ऐसे समझिए। मान लीजिए मेरा सैंपल है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन बीम डाली और इसमें जो भी इसका कोई एक स्ट्रक्चर है, तो जिस जगह पे स्ट्रक्चर्स होंगे वहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब मेरे सैंपल में भी तो एटम्स हैं, और सैंपल में एटम्स हैं तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जिस जगह पे सैंपल है उस जगह पे ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जहाँ पे सैंपल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी होंगे, इमिट भी होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, अब ज़्यादा जिस जगह पे सैंपल है तो वहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो वो हमें क्या देगा? ब्राइटर पोर्शन देगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन, ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ब्राइटर वाइट पोर्शन देगा। अब मान लीजिए किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन कम है ही नहीं, तो वो कैसा मुझे पोर्शन देगा? वो डार्कर या ग्रे पोर्शन देगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा ब्राइटनेस लेवल, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतना कम ब्राइटनेस लेवल, और अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं किसी जगह पे तो हमें ब्लैक इमेज प्रोवाइड होगी। ठीक है, सो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग से ये एक ना शेप हमें प्रोवाइड कर देता है। जो आइए देखते हैं, इस इमेज के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे इसने ये वाला एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे, यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे, इसलिए ये जो पोर्शन है वो ब्राइट आ रहा है। तो ब्राइट आ रहा है तो इसका ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया स्ट्रक्चर। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पे सैंपल ही नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पूरा जो पोर्शन है वो हमें डार्कर यानी ब्लैक कलर में शो हो रहा है। कुछ पोर्शन है जो हमें ग्रे कलर में भी शो हो रहे हैं। ग्रे कलर मतलब कि यहाँ पे फ्यूअर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रे पोर्शन शो हो रखा है। तो बेसिकली ग्रे स्केल में हमें इमेज को प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सैम। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसमें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। हेयर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कहाँ कहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किस फील्ड में यूज़ होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर वो किस तरीके से काम करते हैं। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट कि क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या क्या क्या स्ट्रक्चर्स को हम सैम के थ्रू देख पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिमिटेशंस क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम सैम के थ्रू नहीं पता लगा पाते, नहीं देख पाते। पैरामीटर्स क्या हैं, रेजोल्यूशन किसे बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन कितना है सैम का, सैम्पल प्रिपरेशन जब हम करेंगे, जब हम किसी सैम्पल को लेके जाएंगे किस तरीके से सैम्पल प्रिपरेशन करेंगे, हम कैसे रखेंगे उसको, गोल्ड कोटिंग हम क्यों करते हैं सैम में, वैक्यूम कंडीशंस क्यों क्रिएट होती हैं सैम में, और इसके अलावा सैम की जो इमेज है वो ग्रे स्केल पे क्यों आती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर होने पे किस तरीके का कलर वहाँ पे प्रोवाइड होगा, ब्लैक होगा कि ब्राइटनेस लेवल कितना होगा। सो इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग अबाउट सैम। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, बट इट ऑल वर्थ इट। अगर आप इसको समझेंगे, अगर आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इस वीडियो में A to Z सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं सैम के रिलेटेड, तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा।
सो अगर इसके अलावा मुझसे कोई चीज़ छूट गई है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूँगी। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।